नमस्कार साथियों, आज अपने मध्यकालीन भारत इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक नए शासक के साथ, इल्तुतमिश। टेंथ की बुक के अंदर दिल्ली सल्तनत का चैप्टर आता है, तो उसके अंदर भी इल्तुतमिश हमें पढ़ाया जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब हम आज जिसको पढ़ने जा रहे हैं, इल्तुतमिश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे मोहम्मद गोरी, किसको? इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी भी खरीदना चाहता है, लेकिन मोहम्मद गोरी जो है वो इल्तुतमिश को खरीद नहीं पाता है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी की परमिशन के साथ इल्तुतमिश को खरीदता है। इल्तुतमिश जो है वो अपने मालिक का वफादार सेवक रहता है और इसका शासनकाल जो है वो 1211 में शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है आराम शाह, और आराम शाह की अयोग्यता के कारण आराम शाह का जो शासन है वो बहुत कम समय तक रहता है और लगभग 8 माह के बाद आराम शाह जो है वो गद्दी से हट जाता है। और इसके बाद में 1211 में इल्तुतमिश जो है वो शासक बनता है और 1236 तक शासन करता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे सही में साम्राज्य विस्तार किया। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आते हैं, लाहौर से दिल्ली लेकर आते हैं। लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये कहा जाता है। अब यहाँ पर शासक बनने से पहले 1206 में जब मोहम्मद गोरी ऐबक खोखरों का विद्रोह जो है वो दमन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर मोहम्मद गोरी भी इनके साथ है, इल्तुतमिश भी इनके साथ जाता है। और इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पर अपनी योग्यता का परिचय देता है, एक पराक्रमी योग्य सेनापति के रूप में कार्य करता है। तो गोरी इसकी जो सेवा भक्ति है इससे बड़ा खुश होता है, इसकी वीरता से खुश होकर ऐबक को कहता है कि वो इसे दास्ता से मुक्त कर दे। तो अपने मालिक के कहने पर ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त कर देता है। उसके बाद में जब ऐबक खुद शासक बनता है तो इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बना देता है। इल्तुतमिश को क्या बनाता है? बदायूं का गवर्नर बना देता है। 1211 में यह शासक बना है, तो इसके सामने कुछ प्रमुख समस्याएं थी। आज हम उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो शासक बनते ही इसके लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं? पहली तो ये कि इसको दास का दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास का दास कहा जाता है। तो एक गुलाम को शासक के रूप में मान्यता जो है वो उस समय का अमीर वर्ग नहीं देता है। अब यहाँ पर भले ही ये 1206 में ऐबक की दास्ता से मुक्त हो गया है, लेकिन फिर भी इसका जो इसके ऊपर के सरदार हैं वो इसे दास का दास ही मान रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या अपने जो उत्तराधिकार है या अपने जो शासन है उसकी मान्यता प्राप्त करना था। दूसरा, इसका जो प्रतिद्वंदी बनता है वो रहता है ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज कहाँ का शासक था? गजनी का था। ऐबक के समय में हम जानते हैं कि ऐबक ने इसके साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे और बाद में इसे 1208 में पराजित भी करता है। लेकिन यहाँ पर जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो ये उसको अपना शासक नहीं मानता है, बल्कि खुद को उसका शासक प्रदर्शित करता है। और इसके बाद में दूसरा जो है वो है नासिरुद्दीन कुबाचा। ये मुल्तान व सिंध का शासक था।
अब ये दोनों ही जो है वो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी समस्याएं थी। इसके अलावा बंगाल का जो शासक था अली मर्दान खां, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बंगाल में विद्रोह कर देता है। अब इस समय दिल्ली सल्तनत के समय बंगाल जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसको प्राप्त करना हर एक शासक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से या आर्थिक रूप से भी बंगाल का प्रदेश जो है उसका अपने अधीन लाना बहुत जरूरी होता है। अब ये तो थी इल्तुतमिश की सबसे प्रमुख समस्याएं। अब इनका निराकरण इल्तुतमिश ने कैसे किया है वो हम आगे देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहली समस्या आती है ताजुद्दीन यलदौज। अब ताजुद्दीन यलदौज क्या करता है, अब ये गजनी में बैठा है, ऐबक की असमय मृत्यु के बाद में यलदौज देखता है कि अब जो मुझे अधीन लाने वाला था वो जा चुका है, तो ऐसे में अब ताजुद्दीन यलदौज जो है वो पंजाब व लाहौर पर आक्रमण कर देता है। पंजाब व लाहौर पर आक्रमण करके वहां पर कब्जा कर लेता है और एक शासक के जो राजकीय पत्र, जो राजकीय चिन्ह होते हैं, जो एक शासक अपने अधीनस्थ को भेजता है, वो सारे राजकीय चिन्ह वो किसको भेज देता है, इल्तुतमिश को भेजता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको ग्रहण करते हैं तो आप ताजुद्दीन यलदौज की अधीनता स्वीकार करेंगे, अगर आप इसके लिए मना करते हैं तो आपको ताजुद्दीन यलदौज के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। अब एक शासक के रूप में अगर हम देखें तो इल्तुतमिश की स्थिति उस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी, नया नया शासक बना था। अगर ऐसे समय में वो यलदौज से भिड़ता है तो उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है या उसे अपनी शासन सत्ता को खोना पड़ सकता है। तो इल्तुतमिश इस समय क्या करता है, धैर्य का परिचय देता है और इन राजकीय चिन्हों को बिना लुटाए चुपचाप रहता है, ना तो हाँ करता है और ना ही ना करता है। तो ऐसे में जब यलदौज जो है वो पंजाब व लाहौर पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है, तो यहां पर इल्तुतमिश की स्थिति तो वैसे ही कमजोर थी, तो इसने इनको सहन किया है धैर्य के साथ और धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। और 1215-16 में ताजुद्दीन यलदौज पर आक्रमण करके पंजाब व लाहौर को पुनः प्राप्त किया। पंजाब व लाहौर को पुनः प्राप्त किया और यलदौज जो है ये पराजित होता है युद्ध में, इसे बंदी बना के बदायूं लाया जाता है और यहां पर इसका वध करवा दिया जाता है। तो इल्तुतमिश इस तरीके से अपने एक प्रतिद्वंदी को समाप्त करते हैं। पहले धैर्य का कूटनीति का परिचय देते हैं, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और बाद में यलदौज को जो है समय अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद में 1215-16 में इस पर आक्रमण करके इसे समाप्त कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा। अब कुबाचा जो है ये मुल्तान व सिंध के शासक तो थे ही, इन्होंने बाद में मौका पाकर के नासिरुद्दीन कुबाचा, अब इन्होंने क्या किया है कि मुल्तान और सिंध तो इनके पास था ही पहले से, मुल्तान व सिंध इनके पास था, मौका पाकर के लाहौर पर आक्रमण करते हैं और लाहौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब यहां पर इल्तुतमिश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, चंगेज खां। अब चंगेज खां जो है वो ख्वारिज्म के शाह को पराजित करते हैं और ख्वारिज्म का शाह जो है वो भागता हुआ इल्तुतमिश के राज्य की सीमा पर आ जाता है। अब इसका पीछा कौन कर रहा है, चंगेज खान कर रहा है। अब यहां पर ख्वारिज्म का जो शाह था जलालुद्दीन मांगबरनी, अब ये इल्तुतमिश के राज्य की सीमा पर पहुंच जाता है
अब यहाँ पर आकर के ये इल्तुतमिश से अपनी सहायता मांगते हैं कि मेरे पीछे मंगोल लगे हैं और आप मुझे सहायता दीजिए। अब अगर इल्तुतमिश यहाँ पर ख्वारिज़म के शाह को अगर सहयोग देते हैं तो चंगेज खां का भावी आक्रमण उनके लिए तैयार है। अब इल्तुतमिश नहीं चाहते कि चंगेज खां उनके साम्राज्य में आए और यहाँ पर आकर के तहस नहस करे, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से सभी भयभीत थे, क्योंकि मंगोल अगर आएंगे तो वो तहस नहस कर देंगे। तो यहाँ पर इल्तुतमिश अपनी कूटनीति का परिचय देते हैं। कूटनीति से इनको जवाब क्या पहुंचाते हैं कि यहाँ की जलवायु आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छा है कि आप वापस लौट जाएं। यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब ख्वारिज़म का शाह समझ जाता है कि यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो उससे सहयोग नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ख्वारिज़म का शाह वापस लौट जाता है और इसके पीछे पीछे चंगेज खां भी जो है वो वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने राज्य को दुर्गति से बचाया है। इल्तुतमिश ना केवल एक अच्छा सेनापति था, इसके साथ साथ में एक योग्य कूटनीतिज्ञ भी था। पहले इसने कुबाचा से पहले ताजुद्दीन यल्दौज का दमन किया है, उसके बाद में अपने साम्राज्य को अवनति से बचाया है। अगर मंगोल इनके साम्राज्य में पहुंच जाते तो ये यकीन मानिए कि इनका साम्राज्य जो है वो तितर बितर कर देते। अब यहाँ पर इनके जाने के बाद में 1227 के अंदर जो इल्तुतमिश है वो कुबाचा पर आक्रमण करते हैं। कुबाचा घबरा करके सिंधु नदी में छलांग लगा देता है और वहीं उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इन तीनों समस्याओं का हल निकाला है। अब यहाँ पर इसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका जो राज्य था या जो इसका शासन था उसकी वैधानिकता सिद्ध करना। तो इसके लिए अब वैधानिकता का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि उस समय खलीफा वर्ग सबसे अधिक फेमस था। खलीफा द्वारा खिल्लत प्राप्त की जाती थी, यानी कि मान्यता प्राप्त। अब खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने के लिए 1229 के अंदर इनको मान्यता प्राप्त होती है और उस खलीफा का नाम था अल मुंतसिर बिल्ला। अब ये खलीफा थे उस समय 1229 में, इनसे इनको खिल्लत प्राप्त होती है और इनके राज्य को वैधानिकता साबित मिलती है। अब इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए और 1229 में जब इनको खिल्लत प्राप्त होती है तो वो इनके नाम से भी सिक्के जारी करते हैं। अब हमसे सिक्कों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए हैं या वह शासक जिसने शुद्ध रूप से या शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए हैं तो वो कौन है? इल्तुतमिश। अब इनके टाइम में शुद्ध अरबी सिक्के जारी हुए हैं। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए इल्तुतमिश के द्वारा। अब यहाँ पर इनको इनके साम्राज्य की मान्यता भी प्राप्त हो गई है। दूसरा, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को भी समाप्त कर दिया है और इसके अलावा इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया है। इनके अलग अलग साम्राज्य विस्तार इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में किया है। इसके अलावा इनके राज्य का एक प्रमुख काम इन्होंने एक दासों का या एक कहूं कि तुर्कों का एक दल गठित किया था जिसे बोला जाता है तुर्कात ए चहलगानी। तुर्कात ए चहलगानी जिसे क्या बोला जाता है? चालीसा बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया है? एक दल बनाया जिसके अंदर इनके बराबर के या इनसे ओहदे में बड़े जो उस समय के अमीर थे उन सभी को इकट्ठा करके और इन्होंने एक दल का निर्माण किया जिसे चालीसा कहा गया और खुद उस चालीसा के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये तुर्कात चहलगानी जो है
ये इन्हें ना केवल साम्राज्य विस्तार के अंदर सैनिक अभियानों में इनको सहायता देता है, इसके साथ साथ प्रशासन के अंदर भी इन्हें बड़े बड़े पद दिए गए थे और ये सभी मिलकर के इल्तुतमिश का सहयोग करते हैं। स्थापत्य कला की मैं बात करूं तो इनके कार्य का सबसे बड़ा जो काम था वो था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसे पूरा करवाने का काम किसके द्वारा किया गया है? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण करवाया है। 1236 के अंदर इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने शासनकाल में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। अब यहाँ पर इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने ऐबक को देखा था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। अब इस वीडियो के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक को देखा है। इसके बाद में रजिया सुल्तान या कुछ और छोटे छोटे शासक भी आते हैं, लेकिन अंत में एक महत्वपूर्ण शासक रहेगा बलवन, जो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में आने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज का वीडियो बेसिकली बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस में है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।